हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज के वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट सेकंड जो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एपीए स्टाइल है ये सब फॉर्मेट्स एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग होते हैं इन द रिसर्च फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन था जो एपीए से पूछा गया था, कभी कभी इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो जो एपीए स्टाइल है इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग होते हैं जैसे कि एमएलए है, एएमए है, तो इन सबके आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। वो फॉल्स क्यों है? क्योंकि उसमें कहा गया है कि इन अ रेफरेंस रिटन इन एपीए स्टाइल, जो पहला नाम है ऑथर का वो पहले लिखा जाता है। पर ऐसा नहीं है। एपीए स्टाइल में जो ऑथर का लास्ट नेम होता है ना वो पहले लिखा जाता है, देन इट इज फॉलोड बाय द इनिशियल्स ऑफ द मिडिल नेम्स एंड द फर्स्ट नेम, एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल। देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज कि विद रिगार्ड टू रेफरेंस इन एपीए स्टाइल, जो पब्लिकेशन ईयर होता है दैट इज रिटन आफ्टर द पेज नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि जो पब्लिकेशन ईयर होता है एपीए स्टाइल में वो ऑथर के नाम के बाद में लिखा जाता है, पेज नंबर के बाद में नहीं। सो जो टिपिकल फॉर्मेट होता है ऑफ एपीए स्टाइल इज पहले आता है ऑथर का लास्ट नेम, फिर उसके इनिशियल्स, फिर ईयर आता है, फिर टाइटल ऑफ द वर्क आता है, देन पब्लिशर आता है। ठीक है, सो गिवन दीज पॉइंट्स जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, विच इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स विद रिगार्ड टू एपीए स्टाइल। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is that you have to identify जो characteristic features हो सकते हैं open ended questions के इन सर्वे रिसर्च, और आपको 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज बी एंड सी। हाउ लेट्स डिस्कस। सो सी, देखिए जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं सर्वे रिसर्च में उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब जैसे आपका पहला स्टेटमेंट था जो था द क्वेश्चन सजेस्ट सर्टेन काइंड्स ऑफ आंसर टू द रिस्पॉन्डेंट्स। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस का नहीं है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन का है, जहाँ पे रिस्पॉन्डेंट के पास गिवन स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं, उन्हें उसमें से चूज करना पड़ता है। वेरएज जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नाम ही है ओपन एंडेड, तो वो क्यों नाम है? वो इसीलिए नाम है कि रिस्पॉन्डेंट जो है वो ओपन है, वो अलाउड है कि वो अपना आंसर दे सकता है अपने ओन वर्ड्स में विदाउट द सजेशन ऑफ द स्पेसिफिक आंसर्स। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है ट्रू या फॉल्स में, चार आपको ऑब्जेक्टिव्स, चार आपको ऑप्शंस दे दिए, इनमें से एक चूज करना है। आपके पास अपना कुछ से नहीं है कि आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, प्री डिटरमाइंड आंसर्स होते हैं, उनमें से सिलेक्ट करना होता है, टिक करना होता है। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में और ओपन एंडेड क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस नहीं होते। आपके पास फ्री विल होती है, आपको जो सजेशन देना है आप सजेशन दे सकते हो, जो आपको आंसर करना है आप आंसर कर सकते हो। आपको 1 वर्ड में आंसर करना है 1 वर्ड में आंसर कर दो, अगर आपको 50 वर्ड में आंसर करना है वो लिख सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो ये था कि दे आर यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज। तो ये ट्रू है, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जब दूसरा इंसान अपने सजेशन दे पा रहा है, अपनी बात कह पा रहा है, तो ऑब्वियसली आप नए एरियाज ऑफ स्टडीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैल्यूएबल इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहाँ पे जो एम होता है वो सिर्फ डाटा को गैदर करना या कलेक्ट करना नहीं होता है, उसके अंदर क्या इंसाइट्स है, क्या डिटेल रिस्पॉन्सेस है, उनका कैसे यूज करना है बाय द रिसर्चर, वो काम में आता है। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड इज कि दे आर टाइम कंज्यूमिंग फॉर इंटरव्यूअर्स टू एडमिनिस्टर। तो ये भी करेक्ट है, बिकॉज देखो अगर लेट्स से मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर देती हूँ जिसमें आपको सिर्फ 4 ऑप्शन हैं और आपको टिक करना है करेक्ट आंसर, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली कम टाइम लगेगा। अगर यही क्वेश्चंस मैंने आपको सब्जेक्टिव में दे दिए कि आपकी फ्री विल है, आपको 250 वर्ड्स में एक क्वेश्चन को इलाबोरेट करना है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगा, है ना। सो ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो ऑप्शन सेकंड है दैट इज बी एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च एरियाज। फाइन, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आपको इनमें से करेक्ट मैच करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए जो तो सबसे पहला है बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च जो है दैट इज
प्राइमरली फोकस्ड ऑन एडवांसिंग नॉलेज, मतलब वो नॉलेज गेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये इसके जो टेस्ट होते हैं इट एक्सपेंड्स ऑन थ्योरी, वो थ्योरीज को ज़्यादातर एक्सपेंड करते हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट मैच है स्टडी रिसर्च दैट टेस्ट और एक्सपेंड्स ऑन थ्योरी। कोरिलेशनल रिसर्च, तो कोरिलेशनल रिसर्च इन्वेस्टिगेट करती है रिलेशनशिप या फिर को वेरिएशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है को रिलेशनल है ना, तो इसमें एक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना होता है, तो दैट इज वाई इट मैचेस विद द फर्स्ट वन जो है इन्वेस्टिगेशन, मीन टू डिस्कवर वेदर वेरिएबल्स को वैरी और नॉट। सो नेक्स्ट है केस स्टडी रिसर्च, तो देखिए जो केस स्टडी होती है दैट इज एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो सिंगल इंडिविजुअल पे करो, ग्रुप पे करो, किसी इवेंट पे करो, किसी कम्युनिटी पे करो, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इट मैचेस विद the second point that is an in-depth study of a single or few individuals to see how changes affect the person's behavior. Then the next is your longitudinal study. तो longitudinal study जो होती है उसमें क्या होता है, देखो आप repeated observations जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इसमें, आप सेम वेरिएबल के ऊपर ज़्यादा टाइम के लिए वर्क करोगे, ठीक है, और फिर उसके अंदर चेंजेस देखोगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो दैट इज वाई इसका जो करेक्ट मैच है वो है थर्ड वन, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड ओवर टाइम। मतलब आपका एक वेरिएबल है और आप उसी वेरिएबल के ऊपर डिफरेंट टाइम जोन में देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है। सो द करेक्ट मैचेस आर एज फॉलोज, दैट इज option number second. So let's move with the next question. The next question is, according to UGC regulations 208 on plagiarism, लेवल 3 प्लेगरिज्म जो होता है वो किससे रिफर करते हैं, कि कितनी सिमिलैरिटीज होती हैं रिसर्चेस में, तब आप उसे बोलते हैं कि वो लेवल 3 प्लेगरिज्म है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज अबव 60%। फाइन, तो देखिए जो यूजीसी रेगुलेशन था उसके हिसाब से अगर आपकी रिसर्च में 60% या उससे ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं तो उसे लेवल 3 प्लेगरिज्म बोलते हैं। सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और अगर मैं डिटेल में बताऊं तो डिटेल में 4 इन्होंने क्लासिफिकेशन करा था यूजीसी ने। तो पहला था कि सिमिलैरिटीज अगर 10% तक हैं तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, इतना ज़्यादा प्लेगराइज्ड रिसर्च नहीं माना जाएगा। अगर लेवल देन आता है लेवल 1 जिसमें आपकी रिसर्च में सिमिलैरिटीज हैं किसी और की रिसर्च के साथ 10% टू 40%। देन आता है लेवल 2 जो होता है सिमिलैरिटीज अबव 40% टू 60%। एंड फिर आता है लेवल 3 जो है सिमिलैरिटीज अबव 60%। फाइन, सो लेट्स मूव विद द next question. So the next question is, which among the following types of variables can not be rank ordered? तो इनमें से कौन से variables जो हैं उन्हें आप rank नहीं कर सकते ordered way में। So you have the following options and the correct answer is option number first, that is nominal. हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए तो देखिए जो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं ना उनके एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ब्लड टाइप है किसी का या फिर जेंडर, रेस, आई कलर, पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सब आपके नॉमिनल वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंस देयर इज नो ऑर्डर और रैंकिंग इन द नॉमिनल वेरिएबल्स तो इनको आप रैंक नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जो ऑर्डिनल वेरिएबल होता है उनका क्लियर ऑर्डर होता है, पर जो इनका जो इंटरवल होता है बिटवीन द वैल्यूज वो नेसेसरी नहीं है इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल रैंकिंग जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है ना, तो ये सब एग्जाम्पल हो गया आपका ऑर्डिनल वेरिएबल्स का। So yes, therefore the correct answer is option number 1, that is nominal. Let's move with the next question. So let's move with the next question. The next question is again with regard to the style and formats of referencing. तो it is one of the most important topic. देखिए अब इसमें ना chronological order में पूछ लिया गया है कि जो APA स्टाइल है referencing का उसमें information कैसे pertain होती है। So now you have the following options and the correct answer is option number 4th, that is C, B, D and A. हाउ लेट्स डिस्कस। देखिए जो करेक्ट ऑर्डर होता है मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि पहले आता है नेम ऑफ द ऑथर, फिर आता है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर टाइटल आता है, ठीक है, जो भी आपका पेपर या आर्टिकल का टाइटल है, और फिर पेज नंबर आता है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस हो गया वो हो गया CBDA विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 4th। लेट्स से अगर मिल्टन फ्रीडमैन की बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, तो अगर APA स्टाइल में से आप रेफरेंसिंग करोगे तो इसका आ जाएगा फ्रीडमैन M, फिर आएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन दैट इज 2016, टाइटल है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, और फिर उसका पेज नंबर वगैरह आप मेंशन कर दोगे। सो येस, दिस इज द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ठीक है। तो ऐसे आप बाकी एग्जाम्पल्स भी देख लीजिएगा कि MLA में अगर सेम को करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। सो येस, बाकी ई बुक में तो हमने कवर कराई है विद एग्जाम्पल्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन रिसर्चर्स यूज डिजाइन दैट कॉल फॉर मल्टीपल ग्रुप्स द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टेस्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग। So you have the following options and the correct answer for this question is option number 4th, that is F test.
सी देखिए जब रिसर्चर यूज़ करते हैं डिज़ाइंस दैट कॉल फॉर मल्टीपल ग्रुप्स, ठीक है, जो इन्वॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल ग्रुप्स को, तो जो मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टेस्ट जो होता है उसे बोलते हैं एफ। अब जो एफ टेस्ट होता है दैट इज यूज इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा टू कंपेयर द मीन्स ऑफ 3 या फिर 3 से ज़्यादा ग्रुप्स अगर होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है अमंग दीज ग्रुप्स। अब ये सूटेबल होता है क्योंकि आप इसमें कंपेयर कर सकते हो मल्टीपल ग्रुप्स में, और जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसे भी आप स्टडी कर सकते हो। तो इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो है एफ टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नया एडिशन आया है ई बुक का, उसमें आप रिसर्च एप्टीट्यूड में जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा कि उसमें मैंने नया सेक्शन ऐड करा है हाइपोथेसिस से रिलेटेड ही। पूरा हाइपोथेसिस का टॉपिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जितने भी ये टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं सब डिटेल में कवर करें विद एग्जाम्पल, तो डू हैव अ लुक एट दैट। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is not an advantage of open-ended questions in survey research? So now you have the following options and the correct answer is option number 4, that is they are easy for the interviewers and or respondents to complete. So ये करेक्ट नहीं है विद रिगार्ड टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बिकॉज देखिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ओपन एंडेड क्वेश्चन सर्वे रिसर्च में प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज या ऑप्शंस को ऑफर नहीं करते हैं। तो रिस्पोंडेंट जो होता है वो डिटेल्ड एंड पर्सनलाइज आंसर्स देता है अपने खुद के वर्ड्स में। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनके एडवांटेजेस तो हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और एक नया पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाता है, पर वो उसमें से डाटा को एलिसिट करना, निकालना उन डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज से बहुत टफ काम हो जाता है ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। तो बहुत ज़्यादा कभी कभी जो होते हैं टाइम टेकिंग भी हो जाता है, और जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उन्हें खुद टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कंप्लीट करने में, तो कभी कभी वो अवॉइड भी करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस को। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और चैलेंजिंग भी होते हैं इंटरव्यूअर्स के लिए भी और रिस्पोंडेंट के लिए भी, तो इसीलिए दिस इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। So now let's move with the next question. The next question is that if you want to conclude that a given variable has a causal relation with a second variable, ठीक है, now आपको जो है वो रूल आउट करना है जो भी अदर पॉसिबल कॉजल वेरिएबल्स हैं। सो जो प्रिंसिपल आएगा कॉजेशन का वो किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 जो है इंटरनल वैलिडिटी रूल। सो इंटरनल वैलिडिटी रूल क्या होता है, देखिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश अ कॉजल रिलेशनशिप, जब दो वेरिएबल्स के बीच में, तो वो ज़रूरी हो जाता है कि इंटरनल वैलिडिटी रूल आप, तो जो रूल है वो ये कंक्लूड करता है कि अगर किसी वेरिएबल का कॉजल रिलेशनशिप है सेकेंड वेरिएबल के साथ, तो वन मस्ट बी एबल टू रूल आउट द अदर पॉसिबल कॉजल वेरिएबल्स। अब जो इंटरनल वैलिडिटी होती है उसका मतलब ये होता है दैट इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी और एक्सपेरिमेंट कैन एक्यूरेटली मेजर, ठीक है, जो डिटरमाइन कर सकता है कि क्या इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ कोफाउंडिंग फैक्टर्स, ठीक है, या फिर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस। सो बाय रूलिंग आउट अदर पॉसिबल कॉजल वेरिएबल्स, जो रिसर्चर होता है वो इंश्योर करता है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल दैट इज नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स बट जो सिर्फ उनके ऊपर ही बेस्ड है। सो दैट इज वाई जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इंटरनल वैलिडिटी रूल। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have to identify the disadvantages of close-ended questions in survey research. So देखिए close-ended और open-ended questions से काफ़ी questions आपके एग्जाम में आए हैं। तो ये क्वेश्चन है close-ended question से, इसमें इसके disadvantages पूछे गए हैं। Now you have to choose the correct answer from the options given below, and the correct answer is option number 1 that A and B are the disadvantages of open-ended question. How? Let's discuss in detail. देखिए जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक फोर्स चॉइस आंसर एग्जॉस्टिव। तो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं टिपिकली वो प्रोवाइड करते हैं रिस्पॉन्डेंट को विद प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्ड। तो देखिए जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो टिपिकली इन्वॉल्व करते हैं कि जो रिस्पॉन्डेंट होता है उसको प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स ऑप्शंस दिए जाए कि वो उसी में से ही चूज़ करे। सेकेंड है कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, रिस्पॉन्डेंट के आंसर में, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में जो रिस्पॉन्डेंट होता है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है वही गिवन ऑप्शंस में से, तो इसकी वजह से उसका जो एबिलिटी होता है अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने का या अपने पर्सपेक्टिव को एक्सप्रेस करने का वो जो होता है लिमिट हो जाता है। तो दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। वेयर एज जो पॉइंट सी था दैट इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज, बल्कि वो एक एडवांटेज है कि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। तो टाइम कंज्यूमिंग दे आर नॉट, इट इज़ नॉट एन डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। वो ओपन एंडेड क्वेश्चन का डिसएडवांटेज है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सो येस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज A and B आर द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's move with the next question. The next question is in the form of the statements. Now you have to choose the correct answer from the options given below. जो statements है वो content analysis से related है, and in the case the correct answer is option number 4.
सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर 4 की जो पहली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है विद रिगार्ड टू कंटेंट एनालिसिस, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ऐसा क्यों है, देखिए विद रिगार्ड टू फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये क्लेम करती है कि कंटेंट एनालिसिस जो होती है वो एक अप्रोच होती है जिससे आप एनालाइज कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट को, एंड यू कैन सीक टू एनालाइज देम इन क्वालिटेटिव टर्म्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जो कंटेंट एनालिसिस होता है वो एक रिसर्च मेथड होता है जिसमें आप सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हो, कैटेगराइज करते हो बहुत सारे कंटेंट को, जो बहुत फॉर्म्स में भी हो सकता है कम्युनिकेशन में, जैसे कि डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, मीडिया, सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये सब क्वांटिटेटिव वैल्यूज में होता है, क्वालिटेटिव में नहीं। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज कि जो कंटेंट एनालिसिस होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कंटेंट एनालिसिस होता है वो कंसिडर करा जाता है एक ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स, और वो सिस्टमैटिक कोडिंग प्रोसीजर्स होते हैं, पोटेंशियल फॉर रेप्लिकेशन होता है, वेरिफिकेशन भी होता है बाय द रिसर्चर्स। सो दैट इज द करेक्ट वन। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन in the form of statements. Now you have the two statements with regard to review of literature. Literature review से related दो statements हैं. Now you have to choose कि कौन सी statement correct है, कौन सी correct नहीं है. And the correct answer from the given option is option number 3rd, दैट इज जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। कैसे, आइए देखते हैं। जो पहली स्टेटमेंट है वो ये क्लेम करती है कि जो लिटरेचर का जो रिव्यू होता है वो रिसर्चर को हेल्प करता है विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज एंड हर फाइंडिंग्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप जब रिसर्च करते हो तो आप पहले लिटरेचर को रिव्यू करते हो, जितना भी लिटरेचर होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक में के ऊपर जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक है, ताकि आपको कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आए अपने एग्जिस्टिंग रिसर्च एरिया की, क्या क्या इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है, क्या क्या नए काम कर सकते हैं, क्या गैप है जिसको आप फिल कर सकते हो अपनी रिसर्च के थ्रू। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लिटरेचर रिव्यू के थ्रू ही होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट वो ये है कि ये क्लेम करती है कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, इट इज़ नॉट ऑफ एनी हेल्प इन लर्निंग डिफरेंट थियोरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस टू द रिसर्च एरिया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नहीं है। जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो प्रिसाइजली एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से रिसर्चर्स जो है वो डिफरेंट थियोरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके पर्टिकुलर जो रिसर्च एरिया है या जो रिसर्च फील्ड है या जो रिसर्च का टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन सी अप्रोच है उन्हें यूज़ करनी चाहिए, कौन सा मेथड रिसर्च का यूज़ करना चाहिए और क्या इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट हैं जिसको वो पढ़ के और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। So yes, that is why the correct answer is option number 3rd. So now let's move with the next question. The next question is कि a researcher wants the research questions to be what? So now you have the following options and the correct answer is option number 3rd, that is explicit. So explicit से क्या मतलब है, देखिए जो रिसर्चर होता है टिपिकली वो यही चाहता है कि जो रिसर्च क्वेश्चंस हो वो एक्सप्लिसिट हो। एक्सप्लिसिट से मतलब ये है कि जो रिसर्च क्वेश्चन हो वो बहुत क्लियर हो, स्पेसिफिक हो और अनएम्बिगस हो। अनएम्बिगस से मतलब ऐसा ना हो कि एक रिसर्च क्वेश्चन का दूसरा मीनिंग निकल रहा हो, ऐसा कंफ्यूजिंग ना हो, एंड इट मेक ईजियर टू कंडक्ट रिसर्च ताकि वो मीनिंगफुल डाटा कलेक्ट कर सके। सो येस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd, एक्सप्लिसिट। Let's move with the next question. The next question is, so now let's move with the next question. The next question is symbolic interactionism is what? So you have the following options and the correct answer is option number 1st, that is theory. हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए जो सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म होता है वो एक थ्योरी है सोशियोलॉजी में और सोशल साइकोलॉजी में। तो ये फोकस करता है कि कैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और जो सिम्बल्स और जो साइंस यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। ठीक है, सो ये जो इंटरैक्शंस होते हैं वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटायर सोसाइटी और फिर द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सो येस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1st. Let's move with the next question. So the next question is, in the process of deduction in research has the following steps. तो इसमें से वो कौन कौन से steps हैं? So now you have the following options and the correct answer is option number 2nd जो है B, C and D. How let's discuss। देखिए जो प्रोसेस होता है डिडक्शन का रिसर्च में वो टिपिकली इन्वॉल्व करता है ये स्टेप्स को, जो है B, C, D. B है थ्योरी, C है हाइपोथेसिस एंड डाटा कलेक्शन और D है डाटा एनालिसिस, फाइंडिंग, कंफर्मेशन और रिजेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस। तो ये जो स्टेप्स होते हैं वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस हो, चाहे आपको डाटा कलेक्ट करना हो, चाहे आपको डाटा कलेक्ट करने के और उस डाटा को एनालाइज करना हो ताकि वो आप अपने हाइपोथेसिस को कंफर्म कर सको या रिजेक्ट कर सको। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2nd, that is B, C and D. Let's move with the next question. So the next question is again in the form of statements and now you have the two statements. Now you have to choose the correct answer from the options given below. दोनों statements को carefully read करिए
एंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ट्रू हैं. हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज मिडिल रेंज थ्योरीज आर द फोकस ऑफ एम्पेरिकल इंक्वायरी. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो मिडिल रेंज थ्योरीज होती हैं दैट इज ऑफन यूज एज द फोकस ऑफ एम्पेरिकल रिसर्चेस. ठीक है, पर्टिकुलरली अगर आप सोशल साइंस की फील्ड में बात करो या साइंटिफिक रिसर्च की बात करो, बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक और टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस को प्रोवाइड करती हैं. और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज अनलाइक ग्रैंड थ्योरीज, जो मिडिल रेंज थ्योरीज होती हैं उनका फंक्शन ये होता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हो. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो मिडिल रेंज थ्योरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं. ठीक है, और जो उनका ऑपरेटेबिलिटी भी है ना, वो भी बहुत लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में ही होगा, इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्रैंड थ्योरीज जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं डिफरेंट थॉट्स एंड एरियाज में. सो इसीलिए दैट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप केयरफुली रीड करिए एंड द करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉम द ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड. दैट इज जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. तो ऐसा क्यों, देखिए, लेट्स एनालाइज बोथ द स्टेटमेंट्स. जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में वन कैन चूज यूनिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम विदाउट ऑप्टिंग फॉर अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग नाम से ही पता चला सिस्टमैटिक वे में सैम्पलिंग करना. तो इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग एवरी nth आइटम फ्रॉम अ लिस्ट विदाउट द नीड फॉर रैंडम नंबर्स. मतलब लेट्स से अगर आपके पास 100 नंबर्स हैं और आपको उसमें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करनी है, तो आपने चूज कर लिया कि मैं हर 5th नंबर चूज करूंगा, 5th, 10th, 15th, 20, या फिर मैं हर ऑड नंबर यूज़ करूंगा. ठीक है, 3, 6th, 9th. तो ये आप एक लिस्ट पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हो. ठीक है, एन आइटम आपको चूज करना है. और जो नॉन सिस्टमैटिक होती है उसमें आप रैंडम नंबर कोई भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो सिंपल रैंडम सैम्पल होता है दैट इज द मोस्ट प्राइमरी फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल. सो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज अ सिंपल रैंडम सैम्पल जो होता है वो फंडामेंटल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पल का. क्योंकि देखो, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल होता है उसका फॉर्म ये नहीं होता. सिंपल रैंडम सैम्पल में क्या होता है, जो ईच मेंबर होता है ना पॉपुलेशन का, उसका इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पल का एग्जाम्पल हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल का एग्जाम्पल नहीं हो गया. ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी में तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं ना. तो दैट इज वाई जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको कैटेगरीज दी गई हैं पार्टिसिपेंट्स की और आपको चूज करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन रिसर्च. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज A, B, C एंड D. तो दैट मीन्स जो ट्रेडिशनल पार्टिसिपेंट है वो कैटेगरी नहीं होती पार्टिसिपेंट्स की इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. सो देखिए ये जो कंसेप्ट है वो वेबर एंड कुक ने दिया था, कि उन्होंने डिस्क्राइब करा था कुछ डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिसिपेंट्स की होती हैं जो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो वो जो है कैटेगरीज दैट इज गुड पार्टिसिपेंट, नेगेटिव पार्टिसिपेंट, फेथफुल पार्टिसिपेंट एंड एप्रीहेंसिव पार्टिसिपेंट. तो यू कैन सी. तो देखिए, अब ये चारों पार्टिसिपेंट्स को डिस्कस करते हैं. देखिए, जो गुड पार्टिसिपेंट होते हैं उनका रोल क्या होता है, इनको आप प्लीज यू इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं. ये ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट में अटेम्प्ट इसीलिए करते हैं कि वो जो हाइपोथेसिस होती है उसको वो कंफर्म करते हैं. नेगेटिव पार्टिसिपेंट क्या होता है, उनको आप स्क्रू यू इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं. और काफ़ी आप ऐसे लोगों को भी निकनेम दे सकते हैं स्क्रू यू, जो आपके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं. तो ये जो पार्टिसिपेंट होते हैं इनका काम ही यही है कि वो एक्सपेरिमेंट में जाके तो ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं आपकी रिसर्च और आपकी स्टडी की क्रेडिबिलिटी को. देन थर्ड है फेथफुल पार्टिसिपेंट, जिनका रोल ये होता है कि वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जो भी आप उनको एक्सपेरिमेंट के टाइम पे देते हैं एज अ रिसर्चर. और जो अप्रेहेंसिव पार्टिसिपेंट होते हैं वो पार्टिसिपेंट होते हैं दैट इज़ कंसर्न अबाउट कि कैसे एक्सपेरिमेंट होगा, कैसे आप उसे इवैल्यूएट करोगे, जो रिस्पॉन्सेस होंगे. तो ये जो पार्टिसिपेंट होते हैं ये काफ़ी सोशली डिज़ायरेबल वे में बिहेव करते हैं, तो इसलिए इन्हें अप्रेहेंसिव पार्टिसिपेंट बोला जाता है. तो ये 4 कैटेगरीज थी जो वेबर एंड कुक ने डिफाइन करी थी. लेटेस्ट ही शायद ये दिसंबर में ही आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट इट डाउन. So let's move with the next question. So the next question is use of scientific research to promote one's own cause inappropriately is described as what? So you have the following options and the correct answer from the options given below is option number 4 जो है junk science. तो देखिए,
जब जंक साइंस क्या होता है, वो एक टर्म होता है जिसे आप कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी है, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं ऐसी थ्योरीज, रिसर्च या क्लेम्स जो प्रेजेंट होते हैं एज साइंटिफिक, बट एक्चुअली उनका कुछ साइंटिफिक वैल्यू होता नहीं है, वो इनकम्प्लीट डाटा होते हैं, फॉल्टी डाटा होते हैं, फ्लॉड रिसर्च मेथड्स होते हैं, और उनकी जो हाइपोथेसिस होती है वो भी अनप्रूवन होती है। तो ऐसे साइंटिफिक रिसर्चेस को आप बोलते हैं जंक साइंस। फाइन। देन द नेक्स्ट इज value assigned to nominal scale of measurements are what? So now you have the following options and the correct answer is option number third जो है arbitrary। तो देखिए जो nominal scales होते हैं वो एक टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल होता है जो आप रिसर्च में यूज़ करते हो, जिसमें आप असाइन करते हो वैल्यूज़ या फिर लेबल्स टू डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स को। फॉर एग्जांपल अगर एक रिसर्च है वो अगर एक रिसर्चर है वो कंडक्ट कर रहा है एक स्टडी ऑन पॉलिटिकल एफिलिएशन, तो वो यूज़ करेगा ना नॉमिनल स्केल को कि वो असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़ और लेबल्स जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि लेट्स से रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट। अब जो की कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉमिनल स्केल का, दैट इज़ कि जो वैल्यूज़ और लेबल्स होते हैं असाइन टू ईच कैटेगरी वो आर्बिट्ररी हो सकते हैं, वो बेस्ड कर सकते हैं कन्वेंशन पे रादर देन एनी इनहेरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। सो येस, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो अप्रोच होती है ऑफ एक्सेप्टिंग नॉलेज बिकॉज पीपल हैव अग्रीड अपॉन following a reasonable argument is what? So now you have the following options and the correct answer is option number second, that is a priori। So how, let's discuss in detail। देखिए ए प्रायरी जो होता है उससे आप रिफर ही ये करते हो, मतलब ऐसी नॉलेज जो पहले प्रायर हो चुकी है, तो इट रिफर्स टू द नॉलेज दैट इज नोन और जस्टिफाइबल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, या फिर इंपेरिकल एविडेंस में। अब इसके एग्जांपल हो गए कोई भी मैथमेटिकल प्रिंसिपल है या फिर कोई भी कैलकुलेशन का तरीका है, वो पहले से ही प्रूवन है, डन है, तो दैट इज़ वाई वो करेक्ट है। तो इसीलिए ऐसी जो नॉलेज है जो पहले से ही अग्रीड अपॉन है रीजनेबल आर्ग्यूमेंट के बेसिस के ऊपर, तो उसे आप ए प्रायरी बोलते हैं। और इवन अनदर एग्जाम्पल जो इसमें दे रखा है दैट द आइडिया दैट मर्डर इज रॉन्ग, तो जैसे ये कन्वेंशन है ना, ये बहुत पहले का थॉट प्रोसेस है कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो जो मर्डर है वो गलत ही है, ठीक है, नो मैटर वॉट कि वो किस ग्राउंड पे करा गया है। हाउएवर हो सकता है उसका रीज़न जस्टिफाइड हो कि मे बी जिसका मर्डर करा गया है उसने कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया हो कि इंसान अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने वो चीज़ कर दी, पर मर्डर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड को, तो वो हमारी एक इनहेरेंट चीज़ हो गई है, ए प्रायरी नॉलेज होगी कि अगर किसी ने मर्डर करा है तो वो रॉन्ग ही है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रायरी। So yes, let's move with the next question. The next question is an empirical counterpart of a concept is called what? So now you have the following options and the correct answer from the options given below is option number 4th, जिसे आप बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो जो empirical counterpart होता है एक कंसेप्ट का उसको वेरिएबल बोला जाता है। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में जो वेरिएबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसी वैल्यू या ऐसा एट्रीब्यूट जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो यही होता है कि वो वैरी करता है ऑन डिफरेंट वैल्यूज़ ना। जो वेरिएबल होता है उसको आप यूज़ करते हो ऑपरेशनलाइज करने में कंसेप्ट्स को, या फिर एक आपको बहुत कंक्रीट वे में कोई चीज़ को प्रोवाइड करना है या मेजर करना है और फिर आपको वो एग्जामाइन करना है उस डाटा को अपने रिसर्च स्टडी में, तो उसमें आप वेरिएबल्स का यूज़ करते हो एंड दे आर ऑफन असाइंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और यू कैन से कैटेगरीज की आप फैसिलिटेट कर पाओ आपका जो प्रोसेस है डाटा कलेक्शन का और एनालिसिस का। Let's move with the next question. The next question is the notion of categorical imperatives is what? So now you have the following options and the correct answer is option number 3rd, that is moral law. How? Let's discuss in detail. देखिए जो नोशन होता है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का वो एसोसिएटेड होता है मॉरल फिलॉसफी और एथिक्स से। पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए फिलॉसफी ऑफ इमैनुअल कांट, तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स जो होते हैं, अब क्योंकि कांट की फिलॉसफी है तो वो मॉरल लॉज, एथिक्स, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दे आर बाइंडिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है, चाहे जो भी उनका पर्सनल डिज़ायर और गोल हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। एंड ये बेस्ड होते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी एंड द बिलीफ इन यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं टू ऑल रैशनल बींग्स। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीन्स ऑफ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको पता है आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो वो जो कंट्रोलिंग है उसमें से कौन कौन से मीन्स होते हैं। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर
फर्स्ट, दैट इज A, B and C ओनली. हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, तो जो मीन ऑफ कंट्रोल होता है ऐसी रिसर्च में, दैट रिफर्स टू द मेथड्स या फिर जो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो, आप उसमें आप उन टेक्निक्स से मिनिमाइज भी कर सकते हो और आप एलिमिनेट भी कर सकते हो कोई भी एक्सटर्निनियस वेरिएबल का इन्फ्लुएंस, या फिर आप इंश्योर भी कर सकते हो कि जो भी ऑब्जर्व इफेक्ट है वो कैसे एट्रीब्यूट करे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. तो अब ये जो मीन्स ऑफ कंट्रोल होता है, दैट टिपिकली इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स. पहला है कंट्रोलिंग फिजिकल सेटिंग, सेकेंड है चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट एंड थर्ड है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. फाइन. जो लास्ट के 2 पॉइंट्स थे D एंड E, वो था फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और साइड ट्रैकिंग ऑफ द कैजुअल फैक्टर्स. तो वो दोनों नहीं होते हैं इसका पार्ट. तो पहला है कंट्रोलिंग ऑफ फिजिकल सेटिंग्स, सो इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट. तो अब अगर आप फिजिकल एनवायरनमेंट में मैनिपुलेशन कर रहे हो विद रिगार्ड टू योर, जहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट टेक प्लेस हो रहा है, जैसे कि आप टेम्परेचर उस जगह का बदल दे रहे हो, लाइटनिंग, नॉइस एक्सेट्रा, तो वो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. तो इसमें आप मैनिपुलेट कर रहे हो इन एक्सपेरिमेंट रिसर्च. देन द नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तो जो भी आपने सिलेक्शन करा है ऑफ पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट कंडीशंस या ग्रुप्स में से, तो वो आप उस वे में कर सकते हो कि आप मिनिमाइज करो बायसनेस को और आप इंश्योर कर सकते हो कंपेरेबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स. एंड द थर्ड वे इज बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसमें आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हो एक्सपेरिमेंट एंड आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उसमें आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या सिग्निफिकेंस होता है इफेक्ट्स का, ऑब्जर्व इफेक्ट्स का. तो आप कंक्लूजन्स भी उससे ड्रॉ कर सकते हो और इन्फरेंस भी निकाल सकते हो डाटा से, जो भी आपने डाटा कलेक्ट करा हुआ है. और एक और चीज़ याद रखना, एग्जाम्पल्स में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मैनिपुलेशन जो होता है वो किस रिसर्च में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होता है. ये चीज़ याद रखिएगा. और आपके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैनिपुलेशन इज पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च, तो दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ठीक है. So yes, these were the questions for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.